मेडिकल कॉलेज का सपना आया कि नहीं आया रात में? किसी को मेडिकल कॉलेज का सपना आया कि नहीं आया? नहीं आया आज तक? चलो बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना। देखो बेटा जी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन के चांसेस भी यहां से कम 3 to 4 एनिमल किंगडम के बराबर बेटा इसका वेटेज है, और उससे छोटा चैप्टर भी है। बट 50% चैप्टर समझने का है और 50% चैप्टर रटने का है। उस 50% को बेटा ट्रिक से रटा देंगे और समझाने वाले को समझा देंगे। एक्टिव स्कोर तो कितना ही करना है हमको? 100% करना है। सुनो बेटा इधर देखो, जो चैप्टर है आपका उसका नाम है बेटा जी बायोमोलिक्यूल। बेटा बच्चों वाली बातें हैं कुछ, वो थोड़ा कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट बेटा मैं एंजाइम पे आना चाहूंगा। बायोमोलिक्यूल में बेटा 2 वर्ड आपको नजर आते हैं। एक वर्ड तो होता है बेटा बायोस, और जो सेकंड वर्ड है बेटा उसका नाम होता है बेटा जी मॉलिक्यूल। बायोस का मतलब तो बेटा आप लोग सब जानते हैं। बायोस बेटा आप लोग बोलते हो लाइफ को। किसको बोलते हो? और लाइफ किसकी होती है ये तो आप सब जानते ही हो। लाइफ होती है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अगर आप ना बोलो तो बेटा एक वर्ड और भी आप काम में लेते हो, आप लोग बोलते हो बेटा लिविंग टिश्यू। क्या बोलते हो बेटा? लिविंग टिश्यू। समझ में आ गया? दूसरा वर्ड है बेटा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहां से आता है बेटा? ये कुछ केमिस्ट्री की बातें हैं जिनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। मॉलिक्यूल कैसे बनता है बेटा? एटम से, है ना। एटम को आप लोग एलिमेंट भी तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते क्या? आपको पता है बेटा जैसे एटम होते हैं, या तो आप एटम बोल दो, इनका बेटा क्या हो जाता है? एडिशन। या फिर बेटा आप ऐसे कह दो कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? बोलो बेटा जी जरा। एडिशन। और बेटा एटम हो या एलिमेंट्स हो, इनका जब एडिशन हो जाता है तो इससे फाइनली कौन बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया बेटा? अब तुम सुनो बेटा, मैंने तुमको ना ये वर्ड सिर्फ इसलिए समझाया है कि अब मैं डायरेक्ट इस चैप्टर में आपको शुरू करूंगा एंजाइम को। समझ रहे हो ना बेटा? अब सुनो जरा, एंजाइम के बारे में बेटा मैं तुमको एक बात बोल देता हूं, सुनो जरा। थोड़ा आपको एक बेसिक नॉलेज यहां पर आप काम में ले लेना कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ना बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा माइक्रोमोलिक्यूल और एक होता है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। समझ रहे हो ना? एक कौन होते हैं? माइक्रो, और एक कौन? मैक्रो। अब बेटा ये वैसे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में चीजें दी हुई, लेकिन आपको स्टार्ट का पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है एनसीईआरटी का, उसको बेटा मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। उल्टा चलूंगा इस चैप्टर में एकदम, ठीक है ना? क्योंकि मुझे जो सुटेबिलिटी लगेगी बेटा समझाने की, मैं उसी तरीके से चलूंगा। अब होता क्या है बेटा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। 18 से 800 डाल्टन जिसका होता है ना बेटा वेट, उसको हम लोग माइक्रो मानते हैं, और 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या माने? मैक्रो। समझ रहे ना? अब इस बात को आप यहीं भूल जाओ, आप ऐसे समझ लो जिसका वेट ज्यादा है वो मैक्रो, और जिसका वेट कम है वो माइक्रो। समझ में आया बेटा? इतना सा वर्ड आप याद रख लो। अब मैं डायरेक्ट आपको शुरू करूंगा एंजाइम। मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन होता है बेटा वो आप सुनो। देखो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना वो मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन जो होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड बेटा मैक्रोमोलिक्यूल है, और लिपिड जो होता है वो भी कौन है? मैक्रोमोलिक्यूल है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तक एंजाइम की तो कोई बात ही नहीं करी है। समझ रहे हो ना बेटा? एक लाइन बोलूंगा और बेटा मैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा प्रोटीन से। जब बेटा हम लोग एंजाइम की बात करते हैं ना तो जनरली हम लोग ये कह देते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। समझ में आया? अब आपको इतना समझ में आ गया ना कि एंजाइम अगर प्रोटीन है तो आपकी ये भी समझ में आ गया होगा कि एंजाइम जो होगा ना वो कैसा मॉलिक्यूल होगा? मैक्रोमोलिक्यूल होगा। समझ रहे ना बेटा? बस मुझे एक पॉइंट आपको ये बताना है,
और इसके बाद बेटा डायरेक्ट टॉपिक इस चैप्टर में जिसको मैं शुरू करूंगा उसका नाम है एंजाइम। आज आप घर जाओगे तो एनसीईआरटी से आपको बायोमोलिक्यूल का बेटा पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट कौन शुरू करना है, एंजाइम। ठीक है बेटा, सुनो बेटा जी जरा क्या होता है एंजाइम, पूरा यहां ध्यान रखना आप। और एंजाइम से बेटा 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, मैं पहले कह देता हूं आपसे, आने ही आने हैं, कोई नहीं रोकेगा। सुनिए बेटा जरा, टॉपिक का नाम है बेटा एंजाइम। एंजाइम में बेटा देखो, एंजाइम में भी 2 वर्ड आपको नजर आ रहे हैं। एक वर्ड का नाम है बेटा एन, एन बनता है बेटा इन से, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं। पहला वर्ड है बेटा इसमें एन, एन का मतलब होता है बेटा इन। और जो सेकंड वर्ड है बेटा जाइम, ये जो जाइम वर्ड होता है बेटा ये यूज में होता है यीस्ट के लिए। मतलब नाम से आपको इतना तो समझ में आ गया कि बेटा एंजाइम का जो हिस्ट्री रहा होगा या एंजाइम की जो डिस्कवरी रही होगी वो किससे रिलेट रही होगी, बोलो बेटा जरा, यीस्ट से रही होगी। दूसरी बेटा मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि बेटा अभी मैंने आपको एक बात बोली थी एंजाइम के बारे में, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि ये जो एंजाइम जो होता है इसको बेटा आप लोग एक नाम देते हो और आप इसको बोलते हो बायोकैटलिस्ट। पता है ना बेटा, इसको आप लोग बायोकैटलिस्ट बोलते हो, सबको पता है ना बेटा जी इतना। अब सुनना जरा, बायोकैटलिस्ट, अब मुझे यार बताओ ये एंजाइम बायोमोलिक्यूल है कि नहीं है? मैंने बता दिया एंजाइम प्रोटीन है, और प्रोटीन है बेटा और लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है, लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है, तो बायोमोलिक्यूल है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा। अब सुनना जरा, मैं पहले उसी लाइन को लिखा देता हूं। आपको बेटा मैंने इतना बता दिया एंजाइम में कि बेटा यीस्ट के अंदर इसको डिस्कवर किया, इसके नाम से समझ में आ गया एंजाइम, जो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट। अब तो सब में अब तो पता लग गया बेटा ये सब के अंदर है। और एक बात और बेटा एंजाइम के बारे में कि एंजाइम को हम एक नाम देते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या है बेटा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। उससे पहले पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बेटा पॉइंट वो जो मैंने भी आपको बताया था, एनसीईआरटी कहती है कि ऑल एंजाइम्स, ऑलमोस्ट बेटा इस वर्ड को मत भूलना क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने ऐसा क्यों बोला है ऑलमोस्ट? कोई ना कोई तो बेटा इसमें दिक्कत रही होगी, ऑलवेज क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूं बेटा कि यह बात तो बिल्कुल सही है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्योंकि बेटा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटा जी राइबोजाइम। क्या नाम होता है बेटा? अरे बोलो ना। और राइबोजाइम जो होता है ना बेटा वो प्रोटीन नहीं होता। राइबोजाइम तो कौन होता है बोलो जरा बेटा? न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? न्यूक्लिक एसिड। पता है ना आपको? अरे राइबोज, राइबोज किससे रिलेट होता है बेटा? अरे बोलो ना, न्यूक्लिक एसिड से। तो बेटा एक बात आप याद रखना, दुनिया भर के जितने भी एंजाइम है ना वो सब कौन होते हैं? प्रोटीन। बट बेटा एक नहीं है जिसका नाम कौन है? राइबोजाइम। राइबोजाइम कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी? अब सुनना बेटा एक बात। दूसरी बेटा मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर कुछ ऐसी ही बात होगी। कैसी बात? जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं ना बेटा वो मूवमेंट्स होते हैं। बट बेटा ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सेम यहां है बेटा कि जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन अगर आप बोलो ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम तो यह बात सरासर क्या है बेटा? गलत है। समझ रहे हो ना? इसका अपोजिट बेटा ट्रुथ नहीं है बिल्कुल भी। इतना आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट सेकंड वाली बात मत बोलना। जैसे बेटा मैंने यहां पर लिख दिया एक वर्ड ऑल एंजाइम, तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं आपसे कि बेटा ऑल एंजाइम और मैंने आपको बोल दिया प्रोटीन, तो बेटा ये बात तो कह देना, ऑलमोस्ट लगा देता हूं यहां पर पहले, नहीं तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन,
तो ये बात तो बेटा पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, तो ये बात बेटा सरासर क्या है, गलत है। समझ में आया? अब मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताओ, रविंद्र सर आपने हमको बहुत अच्छे तरीके से भी रटा दिया और हमको आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट हम नहीं मानते सर। कैन यू से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर कि एंजाइम कौन होता है, प्रोटीन होता है? ऐसा कोई आप हमको प्रूफ तो दो जिस वजह से हम ये मान पाए या हम ये समझ पाए कि एंजाइम कौन होता है। बोलो बेटा, प्रोटीन होता है। सुनना जरा बेटा, मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बेटा ये कैसे हम लोग कह रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, आपको कुछ एक बातें याद आ रही होंगी जब आप 11th क्लास में थे। बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आपने बेटा 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम होगा प्रोटीन। मैं बेटा आपको इस पहले पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने बेटा इन एंजाइम को प्रोटीन कैसे बोल दिया। ऐसा हमने इन एंजाइम में क्या देख लिया जो प्रोटीन के जैसा है। समझ लो ना बेटा, अगर आपको कोई कह दे बेटा आप किसी के बेटे हैं या आपका कोई बाप है, तो आप में कोई सिमिलरिटी तो होगी, आपका डीएनए होगा बेटा, आपका ब्लड ग्रुप होगा, कोई ना कोई तो आप सिमिलरिटी रखोगे, चाहे फिनोटाइपिक सिमिलरिटी रखोगे, आपका फेस आपके मदर फादर जैसा होगा। समझ रहे हो ना बेटा, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं। अगर हमने बोला है कि ऑल एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, देन व्हाई, क्यों भाई, हम तो नहीं मानते। मैं बताता हूं बेटा, एनसीईआरटी आपको क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब जब आपने प्रोटीन पढ़ी होंगी ना, तो प्रोटीन की आपने 3 टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी। एक आपने पढ़ा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में, एक आपने कौन पढ़ा होगा, बोलो बेटा जरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक बेटा आपने पढ़ा होगा प्रोटीन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर, बोलो बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलो बेटा जरा। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं बेटा, इस चैप्टर में भी ये दोबारा से आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा प्रोटीन की? प्रोटीन होता क्या है? एमाइनो एसिड, चेन ऑफ एमाइनो एसिड, पता है ना बेटा। सुनो जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, एकदम ऐसे लीनियर होती है। मैं लिख देता हूं बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? लीनियर चेन ऑफ एमाइनो एसिड। इसको बेटा जी आप लोग क्या नाम दे देते हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? एकदम हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। समझ में आ रहा है बेटा? कैसी स्ट्रक्चर बोलो बेटा जरा? हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको बेटा क्या बोल दिया? सेकेंडरी। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा प्रोटीन की में देखो जरा। अगर मैं आपको बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर बताऊं प्रोटीन की, तो इसमें बेटा एमाइनो एसिड की चेन तो होती है, लेकिन बेटा वो जो चेन होती है ना, उसमें क्या होता है, सुनना, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना बेटा, एक एक पॉइंट को। ये पूरी एमाइनो एसिड की चेन है बेटा, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि एमाइनो एसिड की चेन का बेटा जो पार्ट जो आपको एकदम सेंटर में नजर आ रहा है, इसको बोला है बेटा बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन। क्या बोला है इसको? बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन। इसमें क्या होता है बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर में कि बैकबोन ऑफ जो प्रोटीन चेन है ना, ये बेटा अपने आप को क्या कर लेती है, कॉइल्ड कर लेती है अपने खुद के ऊपर ही। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा ये बैकबोन ऑफ जो प्रोटीन चेन है कॉइल्ड हो जाती है ओवर इटसेल्फ, खुद के ऊपर, या ऐसे कह दो बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स ओवर इटसेल्फ, अपने खुद के ऊपर बेटा ये क्या हो गई है, फोल्ड हो गई है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गई फोल्ड? मैं बताता हूं बेटा कि एक ऐसे मान लो बेटा फिलामेंटस स्ट्रक्चर थी, ये ऐसे फोल्ड होने लगी, इनके बीच में बन गए बेटा क्रिस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज, या बेटा ऐसे बोल दूं मैं क्रिस क्रॉस बॉन्ड बन गए इनके बीच में। समझ रहे हो ना? पेप्टाइड बॉन्ड होते ही नहीं होते प्रोटीन के अंदर। आप बोलोगे बेटा इसको आप टर्सरी स्ट्रक्चर नाम दे दिए। इसमें हुआ क्या, मैं एक आइडेंटिटी लिखता हूं बेटा इसमें। ये कैसे बनती है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर बनती है बेटा कि इसमें आप बोलोगे ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको एनसीईआरटी ने बोला है बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन
फोल्ड ओवर इटसेल्फ। और बेटा इसने क्या फॉर्म कर दिया? फॉर्म क्रिस क्रॉस बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को बेटा आपने क्या नाम दे दिया? टर्सरी स्ट्रक्चर। सुनो बेटा जरा, अगर एमाइनो एसिड की बेटा लीनियर चेन हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, एमाइनो एसिड की बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा होगा? हेलिकल होगा। तीसरा बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो प्रोटीन की जो चेन है ना बेटा, वो फोल्ड हो जाती है। क्यों होती है फोल्ड? फोल्ड होकर वो क्या बना लेती है? क्रिस क्रॉस बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको आप लोग बोलते हो बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी भी होती है लेकिन वो आपको भी पढ़ना नहीं है बेटा, है ना। सुनो जरा, मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा इससे पहली वाली स्लाइड में कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वाई, क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो बेटा मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जैसे बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आपको बेटा तीन तीन टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कैसे बोलो बेटा जरा? जैसे आपने पढ़ा कि प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी। प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर भी होती है? सेकेंडरी। प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर भी होती है? टर्सरी। और आपको पता है बेटा ये सब कौन है? यहां पर लिख देता हूं, चेन ऑफ एमाइनो एसिड। बोलो बेटा हाँ की ना? अरे एमाइनो एसिड ही तो है ये बेटा जी। जैसे आपको प्रोटीन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ऐसे ही बेटा एज वेल एज इट इज बेटा जो आपके एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है बेटा कि एंजाइम जो होते हैं ये भी कौन होते हैं? बोलो बेटा जरा, चेन ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड के बेटा पॉलीमराइजेशन से इनका फॉर्मेशन होता है, चेन ऑफ एमाइनो एसिड। और बेटा इनके अंदर भी आपको थ्री टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे बेटा प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही बेटा एंजाइम की भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। जैसे बेटा प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बेटा एंजाइम की भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। और जैसे बेटा प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही बेटा एंजाइम की भी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। तो सर आप एक बात कहना चाहते हो हमसे, आप हमको एक बात सिखाना चाहते हो कि सर जैसे प्रोटीन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ऐसे एंजाइम के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। और जैसे बेटा प्रोटीन एमाइनो एसिड की चेन होती है, ऐसे ही एंजाइम भी एमाइनो एसिड की चेन होती है। देन वी कैन से ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। नहीं आया समझ? अब बेटा अगली बात क्या आती है? सर एक बात बताओ, यहां तक तो समझ में आया कि प्रोटीन जो होता है ना उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर है। लेकिन सर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि इन स्ट्रक्चरों में कोई एक मेन स्ट्रक्चर भी होती है। सर एक बात बताओ, आपकी बात हमने मान ली और इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोटीन जो होता है ना वही एंजाइम होता है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर एंजाइम की तीन स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो इनमें कोई मेन स्ट्रक्चर भी तो होगी। समझ लो बेटा? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल दूं बेटा कि जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? टर्सरी। अब आप बोलोगे सर टर्सरी स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर क्यों है? ऐसा टर्सरी स्ट्रक्चर के पास में क्या है बेटा? तो मैं बताता हूं बेटा क्या है, सुनना जरा, इधर ध्यान से देना बेटा, पूरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करना कि बेटा जी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये बेटा मेन स्ट्रक्चर है। कैसे है बेटा? सुनो जरा, अभी मैंने आपको बेटा उस स्ट्रक्चर को मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान दो बेटा। इधर इसमें हुआ क्या है, इस पोर्शन को बेटा मैंने क्या बोला है? बोलना जरा, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन। पता है ना बेटा? हाँ कि ना?
इसने अपने ऊपर खुद को फोल्ड किया कि नहीं किया, और कौन से बॉन्ड बनाए? लिख देता हूं बेटा क्रॉस बॉन्ड, लिख देता हूं क्रिस क्रॉस बॉन्ड। ये बेटा बनाया। यही तो हुआ था बेटा प्रोटीन में। अब सुनो जरा बेटा जी, जब बेटा ये बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड होती है, तो फोल्ड होने से बेटा इसके सेंट्रल में एक सॉकेट बन जाती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि जब एंजाइम की टर्सरी स्ट्रक्चर में बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन अपने ऊपर क्या करती है, खुद को फोल्ड करती है, तो इसके सेंटर में एक पॉकेट बन जाता है, एक सॉकेट बन जाता है। और बेटा ये जो पॉकेट एनसीईआरटी ने बोला है, ये जो सॉकेट जो बना है, इसी को बेटा एनसीईआरटी ने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नाम दिया है, और जिसको क्या बोला है, एक्टिव साइट। और आप सबको पता है बेटा एंजाइम का यही तो फीचर होता है, इसमें कौन प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट। पता है ना बेटा जी आपको? ओ बेटा ये पहला पहला वर्ड देखो जरा, मैंने एक लाइन लिखाई है कि एंजाइम कौन होते हैं, बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो आप सब जानते हो बेटा, केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन इनके नाम के आगे क्या लग गया है, बायोकैटलिस्ट। मतलब किस पे काम करेगा, लिविंग टिश्यू पर काम वही करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बट बेटा किस में, लिविंग टिश्यू में। समझ लो बेटा जी। अब सुनना जरा, उसी को आपने एंजाइम बोला। अब बेटा एंजाइम में वो प्रॉपर्टी आई कहां से? मैं अब आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर एंजाइम बायोकैटलिस्ट है तो एंजाइम बेटा लिविंग टिश्यू में, लिविंग सेल में, लिविंग बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो रहा है, उसको इंक्रीज करेगा। बोलो हाँ कि ना? लेकिन पूरा का पूरा एंजाइम नहीं करता बेटा। एंजाइम जो होता है उसकी बेटा मेनली कौन सी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में बेटा एकदम सेंटर में जब बेटा बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन ओवर इटसेल्फ बेटा खुद को फोल्ड करती है, तो अंदर बेटा क्या बनती है, एक सॉकेट। अंदर एक क्या बनता है, पॉकेट। और जो सॉकेट इन पॉकेट बना है नोन एज एक्टिव साइट। और बेटा ये एक्टिव साइट ही होती है जो किसको इंक्रीज करती है, बोलो जरा, ओ बोलो ना जरा। ये बेटा इंक्रीज कर देती है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। वो समझ में आया बेटा? या एनसीईआरटी ने बोला है ये एक्टिव साइट ही होती है जो किसको इंक्रीज कर देती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ओ बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता दो बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। और रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कुछ बड़ा होगा ऐसे, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अरे कुछ कर पढ़ा है आपने, केपी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, कुछ पढ़ा होगा। तो मुझे बताओ जरा रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों चलो टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो बेटा जी, जैसे आपको पता है एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन आप मेनली कौन सी रिएक्शन में बेटा करते हो आइडेंटिफाई, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, पता है ना। अब आपको पता है रिवर्सिबल में दोनों काम होते रहते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, यस और नो। अब देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बन रहा है, यही तो होता है। अरे हाँ कि ना? अरे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बेटा पर यूनिट टाइम में बन रहा है वो तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है।
अरे dr इक्वल टू dp अपॉन dt, यही तो होता है बेटा। अब आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, कम, तो आगे कौन सा मार्क लगाते हैं, नेगेटिव। प्रोडक्ट बनता जाता है तो कौन सा लगाते हैं, पॉजिटिव। पता है ना इतना। अब बेटा अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन तो हो गया चेंज, लेकिन अगर आपने उस रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ डायरेक्शन की बात कर दी, डायरेक्शन समझ रहे हैं ना, कि ये जो डायरेक्शन है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाले की, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाले, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। रेट ऑफ रिएक्शन विद डायरेक्शन, इसी का नाम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। समझो डॉक्टर साहब, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा तो होगा। बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, कुछ होता ही नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत आसान चैप्टर है। मोल आता है, स्टोइकियोमेट्री आती है, लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा पता है, कुछ है ही नहीं है उसमें, और तो एक ही तो फॉर्मूला है। नहीं, बस एक बात का याद रखना होता है, हमेशा गैस वाले मॉलिक्यूल काउंट करते, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करते। एग्जाम में 2 कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है, कभी H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे देता है, तो आपको उसको क्या मानना होता है, गैस मानना होता है। कभी वो नहीं दे तो लिक्विड मानना होता है। डेल्टा एनजी 0 होता है, Kp इक्वल टू Kc हो जाता है। और क्या, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू बेटा अगर 0 से क्या है, ज्यादा है, तो कौन ज्यादा होता है, Kp ज्यादा होता है, Kc कम होता है, क्योंकि Kc को ऊपर कुछ लग रहा है तब जाके Kp की बराबरी कर रहा है ही क्या उसमें, एक फॉर्मूला 4 कॉन्सेप्ट्स, फालतू बेटा। चलो, अरे 158 मार्क्स आए थे मेरे केमिस्ट्री में दोस्तों, मजाक समझ रहे हो, मेरी बायोलॉजी से ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री थी। चलो इधर देखो बेटा, ये क्या करता है, एक्टिव साइट। अपने टॉपिक पे आ जाओ, भूल जाओ उसको, केमिस्ट्री के वाइब्रेशन खत्म करो, जूलॉजी पे आ जाओ बेटा। होता क्या है बेटा जी, कि जो पॉकेट होता है, जो सॉकेट, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। और एंजाइम के अंदर बेटा एक्टिव साइट ही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। और रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा अगर आपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो सुनो, मुझे मत समझना मैं सब केमिस्ट्री की वजह से पढ़ा रहा हूं, ना ना, आज एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, एज इट इज लिखा हुआ है, ये है ना जो मैं बोल रहा हूं आपको। मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ाऊंगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा जूलॉजी। मैं जूलॉजी पढ़ा दूं वही बहुत बड़ी बात है, आता जाता कुछ है ही नहीं, कर रहा हूं टाइम पास। चलो बेटा इधर, अगर बेटा आपने किसको ऐड कर दिया, डायरेक्शन को, तो बेटा उसको आप लोग क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलोगे। यहां तक बेटा कोई दिक्कत। अब सुनना जरा, मन में एक सवाल यह आता है यहां पर, सर एक बात बताओ, आपकी इस बात से तो आज हम एग्री हो गए कि आपने एंजाइम के बारे में एक बात बोली कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और इसके थ्रू आपने हमको 2 बातों को समझा दिया कि जैसे प्रोटीन के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एंजाइम के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। और सर हमारी यह बात भी आपने समझा दी कि एंजाइम की जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, टर्सरी, क्योंकि एंजाइम की टर्सरी स्ट्रक्चर में ही किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, पॉकेट का या सॉकेट का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट ही होती है सर जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। सर सब कुछ समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक बात हमको परेशान कर रही है। वो सर एक बात यह है कि आपने एंजाइम को एक नाम दिया है बायोकैटलिस्ट, और आपने हमको इतना बेवकूफ बनाया, आप हमको बोल रहे हो कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, या लिविंग टिश्यू में जो मेटाबॉलिज्म है, उसको इंक्रीज करे वो कौन है, बायोकैटलिस्ट। और सर इससे पहली वाली लाइन में आपने हमको एक बात बोली है कि बायोकैटलिस्ट जो होता है, एंजाइम जो होता है, वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन तो ऑर्गेनिक है, हाँ कि ना। सर हमने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़े थे ना, तो वहां तो हमने कुछ और ही पढ़ा था, Fe+2, Zn+2, ऐसे तो पढ़े थे। कहीं पीडी पढ़ा, कहीं पीटी पढ़ा, कहीं ZnCl2 प्लस HCl पढ़ा, कहीं RMGX कुछ का कुछ पढ़ा। सर एक बात बताओ जरा, आपने एक बात बोली है कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, और हम एक बात समझ गए, और आपने एक बात बोल दी कि एंजाइम प्रोटीन भी है। तुम्हारी ये तो समझ में आ गया
कि जिससे आप बायोकैटलिस्ट की बात कर रहे हो ना, ये कौन है बोलो ना, ऑर्गेनिक है, राइट ना। क्योंकि बेटा एंजाइम प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन तो ऑर्गेनिक हुआ कि नहीं हुआ। और सर हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे आपने केमिस्ट्री में पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा? मन में एक सवाल ये आता, सर एक बात बताओ, एक साइड तो बायोकैटलिस्ट और एक साइड कौन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। काम तो दोनों का एक जैसा है, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताओ, एक सर ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, इनमें कोई डिफरेंस होता भी है क्या? होता है बेटा। अगर डिफरेंस नहीं होता ना तो इनको बायोकैटलिस्ट ये एंजाइम बेंजाइम में नाम ही ना देते। बोलोगे सर क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी ने बहुत, ओ बेटा ऊपर देख रहे, मुझे पता है कहां चल रहे हैं एनसीईआरटी में, मत खोल उसको, कुछ मत देख, ऊपर देख, यहां रख दूंगा इसको, बायोमोलिक्यूल एनिमल डाइवर्सिटी रख दी ना, यहां पे रख दी ना, इसको भी रख दूंगा। और यहां से आगे की जो जूलॉजी में जो तुमको पढ़ाऊंगा ना उसको भी यहीं रख दूंगा। घर जाके ना सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना बेटा। वो तुम्हारी बदकिस्मती थी कि कुछ चैप्टर को मैं पढ़ा नहीं पाया, मेरी भी थी, इतनी प्यारी क्लास कहां रह गई मेरे से। नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में बुरा लगा, मैं कल भी तुमको बोला, बट मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं, ठीक है ना बेटा जी। तो तुम ऊपर देखो, वो क्या देखना है इसमें एनसीईआरटी में, नहीं देखना है। देखो बेटा इधर, अब मेरा जो अगला टारगेट है ना, वो मुझे बेटा एनसीईआरटी का पैराग्राफ सेकंड एक्सप्लेन करना है एंजाइम के बारे में। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी आपको एक बात बताना चाहती है कि एक साइड तो आपका बायोकैटलिस्ट, कौन बोलो जरा बेटा, बायोकैटलिस्ट, और एक साइड है बेटा आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ओ बेटा देखो जरा इधर, अब आप बायोकैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट को बेटा मैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी तो बोल सकता हूं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, क्योंकि ये तो प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन ही तो होता है, प्रोटीन ऑर्गेनिक होता है। सुनो बेटा जरा इधर मेरी बात को बहुत गौर से। मन में एक सवाल यह आता है, सर ये भी इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को। और सर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इससे तो हम बहुत भली भांति परिचित हैं, यह भी इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। लेकिन बेटा जी मैं एक बात बता दूं आपको, इनका काम देख के बेटा इनकी औकात पे मत जाना, इन दोनों के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क है बेटा मैं बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी एक बात कहती है कि एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है बेटा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में। एनसीईआरटी ने कहा है बेटा आपसे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ना, जिस किसी रिएक्शन में कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम कर रहा है, अगर उस रिएक्शन में आपने बेटा हाई क्या कर दिया, टेम्परेचर, समझ रहे हो ना, अगर बेटा आपने उसके अंदर या उस रिएक्शन में हाई क्या कर दिया, प्रेशर, तो एनसीईआरटी ने बोला है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ना, इनकी बेटा जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ रहे हो ना। और आपने पढ़ा होगा ना T10 रूल, टेम्परेचर को आपने बेटा 10 टाइम इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो जाता है। पढ़ा होगा ना ऐसा कुछ? अरे हाँ कि ना। सुनो बेटा एनसीईआरटी ने क्या कुछ कहा है आपसे। बात केमिस्ट्री की है बट करी कहां जा रही है, जूलॉजी में। एनसीईआरटी ने एक बात बोली कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है ना, उनको हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर ले जाते हैं तो इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, अरे बोलो बेटा कौन है, बोलो जरा, इनकी जो एफिशिएंसी है
वो क्या हो जाती है बोलो बेटा जी? इंक्रीज, बढ़ जाती है बेटा इनके काम करने की पावर। समझ रहे हो ना? लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट है ना, ये एक तरीके से बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े धुरंधर नहीं है जितने बड़े धुरंधर कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट। ये बेटा दिखने में तो ऐसा लगता है नाम से एंजाइम यानी कितना तगड़ा ताकतवर होगा, बट बहुत लल्लू सा है ये। जैसे ही बेटा थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, या बेटा जैसे ही आपने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया, एनसीईआरटी ने बोला है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इन पर जब हम इनको लेके जाते हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है बोलो बेटा जी जरा? डिक्रीज हो जाती है। ओ बेटा ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है बायो कैटलिस्ट में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि एक भूल मत करना। एंजाइम आपको देखने पर इतना कमजोर लग रहा होगा और आपको यह भी समझ पा रहे होंगे कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज, लेकिन बेटा एक एंजाइम है जो इसकी इज्जत को बचाए हुए है, जिसका आप नाम सब जानते हो। आपने 12th क्लास में एक बेटा चैप्टर पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अलावा बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपने बात करी होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज में आपने पढ़ा होगा कि उसको एक बैक्टीरिया से हम बेटा गेन करते हैं जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। और वहां आपने लाइन भी पढ़ी होगी कि थर्मस एक्वाटिकस जो होता है वो 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या रह जाता है बेटा? जिंदा रह जाता है। पता है ना आपको बेटा? यूं तो एंजाइम जो होते हैं, यूं बेटा जो बायोमोलिक्यूल, एक तरह से बायो कैटलिस्ट बोल दूं, या बेटा मैं ऐसे कह दूं यूं तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जरा सा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, जरा सा प्रेशर इंक्रीज होने पर दम तोड़ देते हैं, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन है, प्रोटीन डीनेचर होने लगता है, बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, इनकी एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन बेटा एक एंजाइम ऐसा भी है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है? पूरी पीसीआर को दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, और उसके एंजाइम की बात कहां कर रखी है? बायोमोलिक्यूल में। समझ लो बेटा? बटे किस्मत ठीक है, ये जो है चैप्टर कौन सा? बायोमोलिक्यूल और बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही कहा है? जूलॉजी में। और मैं तो बेटा बराबर कोशिश कर रहा हूं, 2 चैप्टर और हैं जिनको बॉटनी में पटक रखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज तक कि वो बॉटनी में क्यों है। एक सेल और सेल डिवीजन और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैं तो कहता हूं ना कि इनको जूलॉजी में डालो भाई, और जिस दिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर जूलॉजी में आ गई ना, डीएनए बाहर आ जाएगा इस बोर्ड पे, और तुमसे बिना के ये कह देगा देख मैं डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा हूं, मेरा जो डायरेक्शन है ना 5 डेज से 3 डेज है, ये लैगिंग है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, सब कुछ बता देगा। हेलिकेज ने क्या किया, टोपोआइसोमरेज ने क्या किया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, लाइगेज क्या करता है, सब कुछ बता देगा। क्योंकि बेटा वो एटलीस्ट बोलूं ना मेरी भी समझ से बाहर है। ले कॉपरेट मॉडल बच्चा पढ़ लेता है, बट उसको ना लिटरली पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। करूंगा उम्मीद इस साल, तो अब तुम तो खैर निकल जाओगे, डॉक्टर साहब बन जाओगे, बट तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन जब कभी आएंगे ना, तो हो सकता है उनके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली मेरी कॉपी मिल जाए। तो बेटा मैं तो लिखा हूं मेल वेल भी कि वो ऐड करो भाई उसको जूलॉजी में। क्या बॉटनी में पटक रखा है? बॉटनी वाला टीचर नहीं पढ़ा सकता इनको यार, बॉटनी वाला तो फूल पत्ती पढ़ा दे, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा बुरा मेरी बात पे दरवे मत लेना बेटा, देख अपनी अपनी सब्जेक्ट हर कोई तारीफ कर रहा है ना, मैं भी करूं, है ना। जब सब लोग दिन में 10 बार अपनी ट्रम्पेट पीटते हैं तो मैं एक बार पीट लेता हूं, 10 दिन में क्या हो गया? आप सोच रहे होंगे सर वो 10 दिन में जो पीटते हैं ना, आप एक सेंटेंस जो बोलते हो ना बहुत बुरा बोलते हो, नहीं वो उन 10 दिन के बराबर होता है। तो बेटा सही बात है ना, दुनिया से धीरे धीरे खाती है, तुम ऐसा खाओ एक साथ खेल खा दो,
उसको क्यों? अरे मैं सही तो कह रहा हूं, तो गलती कहां है? और बॉटनी का ना मैंने सुना ना कि जहां कश्मीर में ना बायोलॉजी का मार्केट अच्छा है। चलो बेटा उसको लिखा देता हूं, एक एक्सेप्शन को। बेटा एक एंजाइम टैग पॉलीमरेज, क्या नाम है बेटा? टैग पॉलीमरेज। ये बेटा कितने टेम्परेचर पर भी रह जाता है? 18 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर भी बेटा ये कैसा रहता है? फंक्शनल। और बेटा इसको किससे लेते हैं आप बताओ मुझे जरा? एक बैक्टीरिया होता है ना बेटा, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? थर्मस एक्वाटिकस। अब सुनो बेटा जी, एनसीईआरटी के बेटा एंजाइम के 2 पैराग्राफ मैंने आपको पूरे किए यहां पर। आगे बेटा एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ध्यान देना है इधर। हमने एंजाइम के दोनों फीचर्स को समझ लिया कि एंजाइम को बेटा प्रोटीन क्यों बोला, यह भी हमारी समझ में आ गया, और यह पॉइंट भी हमारी समझ में आ गया कि एंजाइम जो होता है वो बायोकैटलिस्ट कैसे है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात बोली है बेटा कि एंजाइम को अगर हमको ढंग से समझना है, अगर बायोकैटलिस्ट को हमको ढंग से समझना है, तो हमको पहले केमिकल रिएक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन बोलते किसको है। अब आपको पता है बेटा, अगर केमिकल रिएक्शन की बात आएगी तो केमिकल कंपाउंड की भी बात आएगी। पता है ना आपको? भाई केमिकल रिएक्शन कहां होगी? केमिकल कंपाउंड में। एनसीईआरटी ने बोला है बायोकैटलिस्ट को समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। लेकिन बेटा जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन नहीं समझा रखी, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट समझा रखा बेटा केमिकल कंपाउंड। तो बेटा नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा इस एंजाइम को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो बेटा एनसीईआरटी क्या कुछ कहती है। एनसीईआरटी कहती है एंजाइम को समझना है, केमिकल रिएक्शन को समझ लो, और केमिकल रिएक्शन को समझना है तो केमिकल किसको समझ लो? कंपाउंड को। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है बेटा कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं ना, इनमें बेटा 2 टाइप के चेंज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बेटा? सुनना जरा। एनसीईआरटी ने बोला है कि बेटा एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ओनली कौन चेंज हो बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। ओनली बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो बोलो जरा? चेंज। जैसे बेटा एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि आइस होती है, इसको बेटा आपने मेल्ट किया तो ये क्या बन गया बोलो बेटा जरा? वाटर। लेकिन बेटा आप केमिकल फॉर्मूला जब आप देखोगे तो इसका भी H2O होता है और वाटर का भी H2O होता है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड। और इसको बेटा एनसीईआरटी ने नाम दिया है फिजिकल चेंजेस, या बेटा फिजिकल चेंज। केमिकल कंपाउंड में एक कौन सा चेंज देखने को मिला आपको? फिजिकल चेंज। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा कि अगर बेटा कोई ऐसी रिएक्शन हो जहां पर केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन बोलो बेटा जरा? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो बोलो बेटा? चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उसके साथ साथ बेटा मे बी और नॉट, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। कौन चेंज बोलो बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। बट बेटा केमिकल प्रॉपर्टी तो होगी। अगर ऐसा कोई चेंज है तो बेटा उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है, कौन सा चेंज बोलो जरा बेटा? केमिकल चेंज। और बेटा जी ये जो केमिकल चेंज होता है इसी को बेटा एनसीईआरटी ने बोल दिया है, कौन सी प्रॉपर्टी बोलो बेटा जरा? सॉरी, इसी को बोल दिया है केमिकल रिएक्शन, जहां पर बेटा
केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज कब होता है बेटा? जो प्री एग्जिस्ट बॉन्ड है उनका ब्रेक डाउन होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ रहे हो ना? उसको क्या बोला बेटा? बोलो ना, केमिकल चेंज बोलते हैं। और बेटा जिसमें केमिकल चेंज होते हैं उन्हीं को बेटा एनसीईआरटी ने नाम दिया है केमिकल रिएक्शन। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, सुनना जरा इस बात को बहुत गौर से। एनसीईआरटी ने बोला कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है बेटा इनऑर्गेनिक और एक हो सकती है ऑर्गेनिक। केमिकल रिएक्शन को बेटा देखो कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है बायोमोलिक्यूल में, इधर ध्यान देना। एनसीईआरटी ने केमिकल रिएक्शन को 2 बेसिस पर बेटा क्लासिफाई किया है। एक तो बेटा एनसीईआरटी ने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपाउंड, और दूसरा बेटा एनसीईआरटी ने इस केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। वो कितने स्टेप्स में बेटा पूरी हो रही है। देखो बेटा जी इधर, अगर कंपाउंड के नेचर पर अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन। एक को एनसीईआरटी ने बोला है बेटा इनऑर्गेनिक, तो दूसरा कौन सा बोला है? ऑर्गेनिक। अगर बेटा पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट या बनने वाले कौन बोलो बेटा? रिएक्टेंट, हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव से, तो वो कौन होगा? ऑर्गेनिक। पता है ना बेटा? और अगर हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव्स नहीं है तो इनऑर्गेनिक। जैसे बेटा इसमें एक एग्जांपल दिया है, आप वैसे सब जानते हो इस रिएक्शन को, तो बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, कई बार पढ़ी होगी। BaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन? H2SO4, ये मिलके क्या बना लेते हैं बताओगे मुझे जरा? बेटा आप सीधा लिख लेना, मैं ऐसे नीचे लिख देता हूं। क्या बनाता है ये? दोस्तों इतना आसान सी रिएक्शन है। BaSO4 प्लस क्या बना लेता है? H2। बैलेंस बैलेंस तो बेटा आप कर लेना आपने। BaSO4 प्लस H2। ऑर्गेनिक में बेटा एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखा है कि जब आप स्टार्च होता है ना, स्टार्च, इसका क्या करते हो? हाइड्रोलाइसिस। तो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से कौन बन जाता है बोलो बेटा जरा? ग्लूकोज। इसको दिया है बेटा एनसीईआरटी ने ऑर्गेनिक में। नंबर ऑफ स्टेप्स बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बेटा? सुनना जरा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा? एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, मान लीजिए ये कोई ए है और इस ए को एनसीईआरटी ने नाम दे दिया कि भाई साहब ये कोई सबस्ट्रेट है। समझ लो बेटा? और मान लीजिए इससे बन गया बेटा डी, और ये डी कौन है बोलो बेटा? प्रोडक्ट है। मतलब ए से डायरेक्ट डी बन गया एक ही स्टेप में, तो इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा मोनो स्टेप रिएक्शन। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात बोली है भाई साहब, समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि ये जो ए है ना, ये तो सही बात है कि कौन ही है आपका? सबस्ट्रेट, लेकिन पहले इससे बना होगा बी, फिर बना सी, और फिर कौन बना बेटा? डी। ये अनस्टेबल थे, डी स्टेबल था, तो इसको फाइनली क्या बोल दिया बोलो बेटा जरा? प्रोडक्ट बोल दिया। और ऐसी बेटा कोई रिएक्शन होती है उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है बेटा कि जो केमिकल रिएक्शन जो होती है ये बेटा मोनो स्टेप भी हो सकती है और मल्टी स्टेप भी हो सकती है। अब एक बहुत प्यारी लाइन सुनना, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जो मल्टी स्टेप जो रिएक्शंस होती है ना, इनके हर एक स्टेप में सिमिलर एंजाइम भी वर्क कर सकता है
और डिफरेंस एंजाइम भी वर्क कर सकता है। समझ रहे हो ना बेटा? मतलब इसे ए से बी, बी से सी से डी मान लो कोई बन रहा है, तो उनमें बेटा सिमिलर एंजाइम भी काम आ सकते हैं, 2 स्टेपों में, 3 में, 4 में, और हर एक स्टेप में बेटा डिफरेंट एंजाइम भी काम में आ सकते हैं। लेकिन बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन हो और मे बी सिमिलर और डिफरेंस एंजाइम हो, इस पूरी मल्टी स्टेप रिएक्शन को आप लोग मिला के बोलते हो मेटाबॉलिक पाथवे। जो आपने पढ़े होंगे ग्लाइकोलाइसिस, आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल, आपने पढ़ा होगा ईटीएस, वो एक स्टेप में पूरा नहीं होते। यूं तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, बोलो हाँ की ना, पता है ना बेटा, लेकिन वो 10 स्टेप में पूरा हुआ। अब उन 10 स्टेप में बेटा कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलर एंजाइम भी वर्क कर लेता है, और कुछ स्टेप ऐसे भी होते हैं जहां पर डिफरेंट एंजाइम भी वर्क करते हैं। लेकिन बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी सिमिलर और डिफरेंस एंजाइम मिला के क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक पाथवे। नहीं आया समझ? ये बेटा पूरी पूरी लाइन है जो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पूछी जाएगी। एक लाइन लिख लो बेटा, फिर आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा ए से बी, बी से सी और सी से डी। इसमें भी बेटा आपका एंजाइम वर्क कर रहा है, यहां भी बेटा आपका एंजाइम वर्क कर रहा है, और यहां भी बेटा आपका एंजाइम वर्क कर रहा है, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन कैसी है? मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है ये। और एनसीईआरटी ने बोला है बेटा एक लाइन कि बेटा ये जो एंजाइम है मे बी सिमिलर और नॉट, लेकिन बेटा इस पूरे प्रोसेस को मिला के बेटा एनसीईआरटी ने एक नाम दे दिया, और इसको बोल रखा है बेटा, इसको समझा रखा है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। समझ में आ गया बेटा? अब एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी है जिसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप रिएक्शन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। जैसे आपको पता है ना, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो पायरुविक एसिड बनेगा, बोलो हाँ की ना। ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लैक्टिक एसिड बनेगा, बोलो हाँ की ना। और ग्लूकोज का अगर बेटा ये ब्रेक डाउन अगर यीस्ट में हो रहा है तो एथेनॉल बनेगा, पता है ना आपको। तो बेटा यहां से आगे मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। सुनो बेटा, आज मैंने थोड़ा जानबूझ के कम पढ़ाया, वो इसीलिए बच्चे बेटा थोड़े कम आए थे, और क्लास में आज बच्चे एब्सेंट भी हैं, मैं उनका नुकसान नहीं करना चाहता था। बेटा इधर देखो, सुनो मेरी बात, बट नेक्स्ट क्लास मेरी जब कभी हो ना, सिंगल कल है क्या, आप सिंगल बच्चा बेटा एब्सेंट नहीं होना, और आप टाइम पे क्लास आ जाना, बिकॉज ना मैं रोज रोज बेटा क्लास को डिले नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना। बायोमोलिक्यूल बेटा मुझे 6 to 7 लेक्चर में कंप्लीट कराना है, तो कराना ही है ये, समझ रहे हो बेटा जी। चलो, थैंक यू सो मच।